तो आज का हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कॉलिजन दो प्रकार की होती है, एक होती है इलास्टिक कॉलिजन, दूसरा होती है इन इलास्टिक कॉलिजन। उसी में आज हम देखने जा रहे हैं वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, और इसी को हम बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। इसको क्या बोलते हैं हम? हेड ऑन कॉलिजन बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड, टर्म से भी इंट्रोड्यूस होना जरूरी है, ऑल्सो कॉल्ड हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन मतलब बॉडी कॉलिजन से पहले जिस लाइन पर मूव करती है ना, कॉलिजन के बाद भी उसी लाइन पर मूव करते रहती है। जैसे मान लो बॉडी कॉलिजन से पहले इस लाइन पर मूव कर रही है, ओके, तो कॉलिजन के बाद भी बॉडी इसी सेम लाइन पर मूव करते रहेगी, ओके। इसी को बोलते हैं वन डायमेंशनल कॉलिजन या फिर हेड ऑन कॉलिजन। तो देखो वन डायमेंशनल कॉलिजन में क्या होता है, मान लो दो बॉडीज है, एक बॉडीज का मास m1 है और दूसरे बॉडीज का मास m2 है। m1 जो है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m2 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इन दोनों के बीच टक्कर होती है, टक्कर मतलब कॉलिजन होती है, ये दोनों के बीच कॉलिजन होती है। कॉलिजन हो गई, ऑब्वियस सी बात है भाई, u1 u2 से ग्रेटर होगा तभी इन दोनों के बीच कॉलिजन होगा। अगर u1 u2 से कम होगा तो कहाँ से कॉलिजन हो पाएगा, ओके। तो इन दोनों के बीच कॉलिजन होती है, और कॉलिजन के बाद हमने मान लिया कि m1 जो है ना वो v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा, m1 v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा और m2 v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा आफ्टर कॉलिजन, ओके। पूरा सिनेरियो समझ में आ गई ना? m1 e1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई दूसरी बॉडी है m2 जो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों के बीच कॉलिजन होती है, और कॉलिजन के बाद m1 v1 वेलोसिटी से मूव करने लग गया और m2 v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गया। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इलास्टिक कॉलिजन में बताया था ना कि भाई इलास्टिक कॉलिजन उस कॉलिजन को बोलते हैं जिसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, आल्सो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होती है। तो काइनेटिक एनर्जी में दोनों कंजर्व होती है, इलास्टिक कॉलिजन में दोनों कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होती है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जानते हैं इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व होना मतलब जो काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन से पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन के बाद होगी, जो काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन से पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन के बाद होगी। तो कॉलिजन से पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी है? तो है m1 e1 मास इनटू वेलोसिटी प्लस m2 u2। कॉलिजन से पहले ये है, ओहो सॉरी, मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, और मैं लिख रहा हूं क्या यहाँ पर, तो लीनियर मोमेंटम वाला लिख रहा हूं, सॉरी। आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। चलिए, हाफ m1 e1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। कॉलिजन से पहले तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यही होगी ना, इज इक्वल टू कॉलिजन से पहले वाला काइनेटिक एनर्जी, सॉरी कॉलिजन के बाद वाला काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी हो जाएगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब जानते हो इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है, मतलब जो मोमेंटम कॉलिजन से पहले थी वही मोमेंटम कॉलिजन के बाद भी होगी। तो लिखिए कॉलिजन से पहले कितनी मोमेंटम है, तो ये है m1 e1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1
m1v1 प्लस m2v2 लीजिए, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ऐसे ही लिखते हैं। ओके, तो आपने काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिख लिया, आपने लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लिख लिया, हमने इसको माना इक्वेशन नंबर 1, इसको माना इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं ना, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आपको नहीं जानना है, बस डायरेक्ट रिजल्ट जानना है, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो हमको एक इक्वेशन मिल गई, क्या मिलेगी, E1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट देखना है। तो जब हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो हमको मिलेगी एक इक्वेशन E1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। E1 माइनस U2 को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। E1 माइनस U2 को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब E1 माइनस U2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। मतलब मास M1 किस वेलोसिटी से M2 के करीब पहुंच रहा है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यही हुआ ना, उसका तो मतलब यही हुआ कि भाई M1 किस वेलोसिटी से M2 के पास पहुंच रहा है। मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूं कि जो M1 है ना, वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है, और M2 जो है ना, वो 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है। तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाले तो क्या होगा, E1 माइनस U2, E1 माइनस U2, E1 कितना 10 है, U2 कितना 5 है, E1 माइनस U2 कितना आया, तो 5 आया, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब M1 M2 के पास जा रही है विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। भले ही M1 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन M1 M2 के पास जा रही है ना, वो जा रही है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। E1 माइनस U2 क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, V2 माइनस V1 क्या बोलते हैं, तो V2 माइनस V1 को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, E1 माइनस U2 को, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब M1 किस वेलोसिटी से M2 के पास पहुंच रहा है, और V2 माइनस V1 को बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। V2 माइनस V1 को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब कॉलिजन के बाद M2 किस वेलोसिटी से M1 से दूर जा रहा है। अगेन से एग्जांपल, मान लो कॉलिजन के बाद M1 का जो स्पीड है ना, वो है 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बस एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। और M2 का जो स्पीड हो गई ना, वो हो गई मान लो 6 मीटर पर सेकंड। सॉरी, थोड़ा मान लो कॉलिजन के बाद M1 का स्पीड हो गई कितना, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और कॉलिजन के बाद M2 का स्पीड हो गई कितना, मान लेते हैं हम 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड। कॉलिजन के बाद M1 का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड और M2 का स्पीड 8 मीटर पर सेकंड। यदि मैं निकालू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 मतलब 8 माइनस 5 बराबर कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड। मतलब M2 M1 से 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दूर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, भले ही M1 यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है और M2 यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है, लेकिन M1 के रिस्पेक्ट में M2 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से M1 से दूर जा रहा है। ठीक है, M1 के रिस्पेक्ट में M2 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से M1 से दूर जा रहा है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझ में आ गई बात? तो ठीक है, समझ में आ गई तो इस सब चीज को हम मिटा देता हूं। मैं एग्जाम्पल था आपको समझने के लिए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है। तो इतना नोट कीजिए पहले आप। तो हमने जब
इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व किया था तो हमको एक इक्वेशन मिली थी U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। U1 माइनस U2 को हम बोले थे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड V2 माइनस V1 को हमने बोला था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होता है। ये हमने कहाँ से फाइंड किया था? इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से सोल्व करने से। तो यदि हम इस इक्वेशन को एक बार और सोल्व करते हैं ना, यदि हम इक्वेशन को फर्दर सोल्व करते हैं तो हमको एक और इक्वेशन मिलती है। वो क्या मिलती है कि V1 इज इक्वल टू, यदि इस इक्वेशन 1 एंड 2 को फर्दर सोल्व करते हैं तो हमको एक और इक्वेशन मिलती है और वो मिलती है V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू E1। ये V1 है ना, तो यहाँ पे E1, उसके बाद प्लस का साइन दीजिए, उसके बाद लिखिए 2M2 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, और इंटू यहां पर कर दीजिए U2, यहां पर E1 है तो यहां पर U2 कर दीजिए। ये कहां से हमको मिली? तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखनी है, आपको सॉल्व करने का प्रोसेस नहीं जाननी है। आपकी इच्छा है तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप रिजल्ट को याद रखेंगे। कैसे याद होगा सर? कैसे याद होता है? प्रैक्टिस से याद होता है। याद करने से थोड़ा नहीं याद हो जाएगा। हर बार तो बोलता हूँ न्यूमेरिकल बनाइए याद हो जाएगा। अब याद करने बढ़ जाओगे तो थोड़ा नहीं याद होगा। आज याद हो जाएगा, कल कंफ्यूज कर जाना है, परसों कंफ्यूज कर जाना है, परसों नहीं तो एग्जाम के हॉल में तो पक्का फॉर्मूला रट के जाओगे ना तो एग्जाम के हॉल में तो पक्का कंफ्यूज कर ही जानी है। तो फॉर्मूला को अच्छे से मेमोराइज करनी है ना, कंसेप्ट को अच्छे से मेमोराइज करनी है ना, तो बस एक ही उपाय है, द बेस्ट उपाय ऑफ दिस वर्ल्ड, व्हाट? टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। वही एक उपाय है, बाकी तो आप देख लो। तो V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपन में M1 प्लस M2 U1 इंटू E1 प्लस 2M2 अपन में M1 प्लस M2 इंटू U2। इन दोनों को सॉल्व करने से हमको V1 का वैल्यू निकल आया, और इन दोनों को सॉल्व करने से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने से हमको V2 का भी वैल्यू मिल जाएगी। और वो कितना मिलेगी? अभी मैं लिख रहा हूँ, वी कैन आल्सो फाइंड V2 इज इक्वल टू, V2 है ना, तो इस बार लिखेंगे M2 माइनस M1। यहाँ पर E1 था, V1 था तो हमने लिखा था M1 माइनस M2। यहाँ पर V2 था, V2 है तो यहाँ पर लिखेंगे M2 माइनस M1। नीचे में तो वही रहेगा M1 प्लस M2। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। यहाँ पर जब V1 था तो यहाँ पर हमने E1 लिया था, यहाँ पर V2 है तो यहाँ पर हम U2 लेंगे, सिंपल सी बात है। प्लस यहाँ पर V1 निकाल रहे थे तो यहाँ पर लिए थे 2M2, यहाँ पर V2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2M1 अपॉन में M1 प्लस M2। नीचे वाले में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जब V1 निकाल रहे थे तो यहाँ पर लिए थे U2, जब V2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लेंगे U1, सॉरी हाँ U1। ठीक है, बस सिंपल सा ट्रिक भी है, तो स्वयं से ट्रिक निकालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वही आपको मेमोराइज रहेगा। मैं निकालूँ, मैं बताऊंगा तो कोई याद रहने वाली नहीं है। ओके, तो V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ये इक्वेशन, और V2 इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन। ये कहाँ से हमको मिली? तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने से मिली। ओके, तो इस दोनों इक्वेशन को पहले आप राइट डाउन कीजिए, लिखिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए, आपने ये दोनों इक्वेशन लिख लिया ना। अब हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं। स्पेशल कंडीशन, यस स्पेशल कंडीशन। क्या स्पेशल कंडीशन? इसमें स्पेशल कंडीशन नंबर 1 ये कि मान लो इफ M1 इज इक्वल टू M2, मतलब M1 और M2 दोनों आपस में इक्वल है, एंड U2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या माना? स्पेशल कंडीशन 1 में M1 इज इक्वल टू M2 एंड U2 इज इक्वल टू 0। तब क्या होती है? देखो, M1 M2 के बराबर हो जाएगा तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। M1 M2 के जैसे ही बराबर हो जाएगा तो ऊपर वाला टर्म 0, तो सारे टर्म 0 हो जाएगा ये वाला। ओके, U2 0 तो ये भी पूरा टर्म 0। ठीक है, मतलब V1 0 हो जाएगी। कब? जब M1 M2 के बराबर होगा और U2 0 होगा, मतलब सेकेंड बॉडी
रेस्ट में होगी। दो बॉडी टकराया था ना, एक M1 और दूसरा बॉडी M2, ठीक है। तो जब ये वाला बॉडी सेकेंड बॉडी रेस्ट में होगी, ठीक है, और M1 M2 दोनों में बराबर होंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी मूव करेंगे तभी टकराएंगे। मान लो ये बॉडी रेस्ट में, सेकंड बॉडी, और फर्स्ट बॉडी मूव कर रहा है, तो जैसे जाकर इसको टक्कर मार देगा ना टक्कर। तो यही बोल रहे हैं कि जब M1 M2 आपस में बराबर है और U2 0 है, मतलब सेकंड बॉडी रेस्ट में है, बिफोर द कॉलिजन, तब क्या होगा? अब देख लो, तुम खुद ही निकालोगे। M1 M2 बराबर होने से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और U2 0 होने से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देन V1 तो 0 हो गया था ना, V1 इज इक्वल टू 0 एंड V2 इज इक्वल टू U1, यहीं पे लिख रहा हूँ, एंड V2 इज इक्वल टू U1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, M1 M2 बराबर होने से ये टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएंगे। M1 M2 बराबर होने से ये पूरा टर्म 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर M1 M2 बराबर होने से ऊपर में 2M और नीचे भी 2M कट जाएगा, तो V2 किसके बराबर आ जाएगा? U1 के बराबर हो जाएगा ना, V2 U1 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि यदि M1 M2 बराबर हो और U2 0 हो, मतलब सेकेंड बॉडी रेस्ट में हो, दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो और सेकेंड बॉडी रेस्ट में हो, तब कॉलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी तो रेस्ट में आ जाती है, लेकिन सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के स्पीड से मूव करने लग जाती है। देखो एक बार समझा रहा हूं, ये रहा M1, मान लो E1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये रहा M2, और M2 हमने मान लिया कि भाई रेस्ट में है। ये क्या है? रेस्ट में है, मतलब इसका U2 क्या है? 0 है। दोनों के बीच कॉलिजन होती है, और कॉलिजन के बाद हमने तो यही माना था ना, M1 भी वेलोसिटी से मूव करने लगे और M2 V2 वेलोसिटी से मूव करने लगे, हमने यही देखा था। तो यदि जब स्पेशल कंडीशन लेते हैं ना कि M1 M2 के बराबर हो जाए, मतलब M1 M2 के बराबर कर दो, ठीक है, और M2 रेस्ट में हो, M2 रेस्ट में हो, तब इन दोनों के बीच कॉलिजन जो होगी, तो उस कॉलिजन के बाद V1 क्या हो जा रहा है? V1 0 हो जा रहा है ना। देखो V1 0 हो जा रहा है, V1 0 हो जा रहा है। V1 0 होने का मतलब M1 M2 बराबर कर दो यहाँ पे, V1 0 होने का मतलब M1 रेस्ट में आ जाएगा। आफ्टर द कॉलिजन M1 रेस्ट में आ जाएगा, और V2 कितने के बराबर आ जा रही है? U1 के बराबर। V2 U1 के बराबर। U1 किसका वेलोसिटी है? तो इस वेलोसिटी का, इस बॉडी का वेलोसिटी है, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है, ठीक है। देखो बिफोर द कॉलिजन फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है। तो इन दोनों के बीच जब टक्कर होगी ना स्पेशल कंडीशन में, M1 तो रेस्ट में आ जाएगा आफ्टर कॉलिजन, बट M2 M1 के वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। देखो V2 बराबर U1 आ गया ना, V2 बराबर U1 आ गया, तो M2 M1 वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि इट मीन्स फर्स्ट आफ्टर कॉलिजन, पहले तो लिखो आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट, पहला बॉडी रेस्ट में आ जाती है। कैसे मुझे पता चला? भाई U2 0 हो गया, सॉरी यहाँ पर V1 0 हो गया। V1 0 होने का मतलब फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ गई आफ्टर द कॉलिजन, एंड सेकेंड बॉडी starts moves with the speed of फर्स्ट बॉडी। कैसे मुझे पता चला? देखो V2 U1 के बराबर आ गया, मतलब सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के स्पीड से मूव करने लग गई। समझ में तो आया ना अच्छे से? एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या? नहीं ना? नहीं, मुझे लगता है जरूरत नहीं है, तुम स्वयं से भी समझ सकते हो। स्वयं से थोड़ा चिंतन करो, भाई M1 जब M2 के बराबर हो जाएगा और सेकेंड बॉडी रेस्ट में U2 इज 0, मतलब सेकेंड बॉडी रेस्ट में, ऐसे में जब दोनों के बीच कॉलिजन होगी ना, तो कॉलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी तो रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के स्पीड से मूव करने लग जाएगा।
ओके, तो ये स्पेशल कंडीशन भी याद रहना चाहिए। सेकेंड स्पेशल कंडीशन देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए सेकेंड स्पेशल कंडीशन देखते हैं। स्पेशल कंडीशन नंबर सेकेंड, इफ अगर M1 इज इक्वल टू M2 एंड U2 इज नॉट इक्वल टू 0। पहले वाला में तो हमने माना था कि M1 M2 के बराबर है और U2 0 है, मतलब सेकेंड बॉडी रेस्ट में है। लेकिन यहाँ पर दोनों बॉडी मूव कर रहा है। ओके, M1 भी मूव कर रही है और M2 भी मूव कर रही है, U2 0 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा देन, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अच्छा M1 M2 के बराबर हो जाने से यहाँ पर देखो M1 M2 आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा ना, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो M1 M2 के बराबर होने से ऊपर में 2m नीचे भी 2m, ओके, दोनों 2m कट जाएगा, मतलब V1 U2 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर V1 U2 के बराबर आ जाएगी। ओके, एंड और क्या होगा, नीचे देखो M1 M2 को बराबर जैसे ही करते हैं ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, जिससे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जैसे M1 M2 बराबर होता है ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। इधर देखो M1 M2 को बराबर होने से ऊपर भी 2m नीचे भी 2m, दोनों कट जाएंगे। दोनों कट जाने से क्या हो जाएगा, V2 U1 के बराबर हो जाएगा, V2 U1 के बराबर हो जाएगा। देख रहे हो क्या मिली हमको, V1 U2 के बराबर मिल गई और V2 U1 के बराबर हो गई। मतलब कॉलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी के वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगी और सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगी। यदि M1 M2 के बराबर है और U2 0 नहीं है, तब कॉलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी के वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगी और सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगी। मतलब क्या, दोनों बॉडीज अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेंगे, दोनों बॉडीज अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेंगे। मान लो कॉलिजन से पहले फर्स्ट बॉडी मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और कॉलिजन के पहले सेकंड बॉडी मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। मान लेते हो, नहीं फर्स्ट बॉडी 10 रखो, फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा होगा ना, 10 मीटर पर सेकंड, और सेकंड बॉडी मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, कॉलिजन से पहले फर्स्ट बॉडी मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड और सेकंड बॉडी मूव कर रही थी, कॉलिजन से पहले फर्स्ट बॉडी मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और सेकंड बॉडी मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। दोनों के बीच कॉलिजन होती है, तो कॉलिजन के बाद क्या होगी, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी की वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। मतलब फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी जो हो जाएगा ना वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, एंड सेकंड बॉडी का जो वेलोसिटी हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो जाएगा। सेकंड बॉडी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कब, जब M1 M2 आपस में बराबर होगा। मतलब ये दोनों बॉडीज अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगे। देखो कॉलिजन से पहले फर्स्ट बॉडी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा था, कॉलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव करने लगी, जो किसकी स्पीड है, कॉलिजन से पहले सेकंड वाली बॉडी का स्पीड है। कॉलिजन से पहले सेकंड बॉडी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा था और कॉलिजन के बाद सेकंड बॉडी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव करने लगा, जो किसकी स्पीड है, तो फर्स्ट बॉडी का स्पीड है बिफोर द कॉलिजन। ओके, तो जब M1 M2 आपस में बराबर हो और U2 0 नहीं हो, तो ऐसे में V1 U2 के बराबर हो जाएगा और V2 U1 के बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों बॉडीज अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगे। इट मीन्स आफ्टर द collision both bodies will exchange their velocities, दोनों बॉडीज अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये था वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, जिसको कि हम हेड ऑन कॉलिजन भी बोलते हैं। हेड ऑन कॉलिजन मतलब कॉलिजन से पहले बॉडी जिस लाइन पर मूव कर रही थी, कॉलिजन के बाद भी बॉडी उसी सेम लाइन पर मूव करते रहेगी। ओके, इसी को बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन। तो ठीक है, आज का लेक्चर अपना यही तक रहेगा। इस पूरे लेक्चर को आप रिवाइज कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।